हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनाटॉमी क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 8 जिसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिली थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स चैप्टर 9 जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो पहला टॉपिक है फ्रेंड्स लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। मतलब हम लोग किसी भी चीज, जैसे कोई खाना बना रहा है तो उसमें कोई बर्तन लोहा का रहता है या कोई मशीन जो होती है वो भी लोहा की होती है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहां पे लोहे का जो प्रयोग है वो 3000 साल पहले शुरू हो चुका था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। महापाषाण मतलब फ्रेंड्स आप लोग, मैंने बताया था पहले कि महापाषाण का मतलब क्या होता है, बड़े पत्थर। और बड़े पत्थर के जो कब्र बनाए गए थे उन्हें महापाषाण कब्र कहा जाता है। तो लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और ये हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। और इसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों का बढ़ता उपयोग जो है वो कब मिलता है फ्रेंड्स हमें, तो 2500 वर्ष पहले। और इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए क्या फ्रेंड्स, तो हलों के फाल। और ये चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था लोहे के फाल का इस्तेमाल कृषि। लोहे के जो फाल होते हैं जो हल में लगाए जाते हैं उनका उपयोग से क्या हुआ था, तो कृषि का उत्पादन बढ़ गया था। आगे है फ्रेंड्स कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। अगर गांव समृद्ध नहीं रहेगा तो फिर राजा जो है वो शासन आखिर करेगी कहाँ पे। गांव ही पूरा अगर गरीब रहेगा तो वो वहां से कर भी नहीं ले सकती है। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुआ। जैसे कृषि के विकास में नए नए औजार या बीजों, नए बीज और जो जरूरत होते हैं तो उसे भी उस तरह, मतलब क्या कह सकते हैं कि वो जिस तरह इम्पोर्टेंट है उसी तरह सिंचाई भी क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। कृत्रिम जलाशय का मतलब फ्रेंड्स जिसे मानवों ने खुद निर्मित किया है। आगे है फ्रेंड्स गांव में कौन रहते थे, तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहा करते थे। मतलब दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में जो बटा हुआ था क्षेत्र उसमें 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। क्या फ्रेंड्स, तो देश के उत्तरी हिस्से में जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। जैसे कि दादा है, फिर पापा है, फिर उसका जो मतलब बेटा है, वो सब मतलब एक वंश का ही चलता रहता था। यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। यानी ग्राम भोजक का जो पद होता था उस पर कौन होता था फ्रेंड, तो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी। जो भूस्वामी होता था, जो सबसे अमीर जिसको बोल सकते हैं, वो होता था ग्राम भोजक के पद पर। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। मतलब क्या कि जो भूस्वामी होते थे उनके जमीन पर दास और मजदूर काम किया करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। मतलब जैसे कोई ज्यादा पैसे वाला, जैसे अभी समाज में आप लोग देखते होंगे कि जो ज्यादा पैसे वाला है, तो जिसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, तो उन्हें लोग समाज में इज्जत देते हैं। या समाज में कुछ बैठक हो जाता है तो उसमें भी लोग उनका जो निर्णय रहता है वो सब लिया करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का जो काम रहता था प्राय उन्हीं को सौंप देते थे, यानी कि भूस्वामियों को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, तो गृहपति। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। यानी कि गृहपतियों में कौन कौन होते थे,
तो छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास, कर्मकार, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। जो कर्मकार जो होते थे फ्रेंड्स, उनका काम क्या था, तो दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अभी भी हम लोग के गाँव में पाए जाते हैं ये लोग। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो संगम साहित्य कहा जाता है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें इस संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। मतलब मदुरै में जो है वो मानचित्र 7 और पेज नंबर 113, तो ये पीछे होगा फ्रेंड्स। आपके पास अगर बुक होगा तो आप उससे खोल के देख सकते हैं, वहां मदुरै आपको मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो साउथ इंडिया का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वहां पे है मदुरै। तो वहां पे क्या कहा गया है कि वहां जो कवि सम्मेलन होता था वहां इसका संकलन किया जाता था। तो किसका, तमिल रचनाओं का, तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं होती थी उसे। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कभी पूछ दिया जाएगा कि जातक जो है तो वो किसका ग्रंथ है, किससे रिलेटेड है, जैन धर्म या किसे, तो वो बौद्ध ग्रंथ है। जातक जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। और जातक का जो संकलन है बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। जो जातक है तो उसका संकलन किसने किया था फ्रेंड्स, तो बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, नगर क्या कहती है, कहानियां। नगर क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। जातक में जो कहानियां हैं वो कहाँ प्रचलित थी फ्रेंड, तो आम लोगों में। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो यहाँ एक स्टोरी है फ्रेंड्स, तो इस स्टोरी को आप खुद पढ़ सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन नगरों के जीवन में के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। मतलब शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी जो घटनाएं होती थी, मूर्तिकार जो देखिए, आप कभी कोई मंदिर गए होंगे, उसमें देखे होंगे फ्रेंड्स, आपको शो करता होगा पेज नंबर 91 में। वहां देखिए एक साइड पे दिया गया है कि बहुत सारा मतलब मूर्ति छोटा छोटा बनाया गया है जिसको वहां पे उकेरा गया है। तो उससे एक कहानी मतलब इमेजिन होता है कि वो क्या करते थे, क्या कर सकते थे। तो वही यहाँ पे क्या कहा गया है कि शहरों, गांवों और या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी जो घटनाएं होती थी, मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उसे उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे, यानी कि जिस जगह पे लोग आना जाना करते थे वहां इसे बनाया जाता था, उसे उकेरा जाता था। आगे है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक इमेज दिया गया है और दिया गया है क्या कि दिल्ली में मिला वलय कूप, हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था ये कैसे भिन्न था। ये एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स और इसका आंसर आपको कमेंट पे बताना है, और अगर आप कमेंट पे नहीं बताएं तो फिर इसका आंसर मैं आपको खुद बता दूंगी। और साइड पे एक इमेज दिया गया है फ्रेंड्स, वो सांची की मूर्ति कला। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शहरी जीवन या गांव में जो काम होता था उसे मूर्तिकार कैसे उकेरते थे, तो वो कलात्मक ढंग से, जैसे यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 91 में। देखिए फ्रेंड्स, अनेक शहर महाजनपदों की राजधानियां थे। जैसे कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटे से घिरे होते थे। अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। जो वलय कूप होते थे फ्रेंड्स, उसको यूज कहाँ किया जाता था, तो कूड़ेदान के लिए या नाली के लिए इसका यूज किया जाता था। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। जैसे अभी हम लोग क्या, जैसे कुछ रहता तो डस्टबिन हम लोग रखते हैं कि नहीं कचरा फेंकने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता था फ्रेंड्स, तो वलय कूप होता था। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। महलों, बाजारों या आम घरों के जो अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर के बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों के द्वारा भी पता चलता है। प्राचीन शहरों के बारे में कैसे पता चलता है फ्रेंड्स, तो
वहां गए कोई नाविक हो या यात्री है जो अपना विवरण किए हैं तो उसके द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। तो भरूच बोला गया फ्रेंड, भरूच ढूंढने के लिए। तो यह मैंने जैसे आपको बताया पहले कि पेज नंबर 113 में जैसे मदुरै खोज के बताया, उसी तरह आपको भरूच खोजना है। तो यहाँ भी एक स्टोरी दिया गया फ्रेंड्स, बेरीगाजा की कहानी दिया गया। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, तो आपको जो टॉपिक दिया गया उसको पढ़ना आपको। देखिए सिक्के पृष्ठ संख्या यानी कि जो पेज नंबर है 90 पर दिया गया है कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के होते थे जो करीब 500 साल चले, और इसका चित्र नीचे दिया गया फ्रेंड्स, ये है आहत सिक्के। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के यानी कि फ्रेंड जैसे सांचे पे रख दिया गया और उसे दबा दिया जाता था। आगे है फ्रेंड्स नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल पहले से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। कौन फ्रेंड्स? तो मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। जो मथुरा है फ्रेंड्स, आपको पेज नंबर मैं दिखा देती हूँ, पेज नंबर 113 पे होगा तो आप उसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मथुरा है, आप अपने बुक पे निकालिए। वहां पे जो मथुरा है ऊपर में ग्रीन कलर का दिया गया है, एक जगह है वहीं पे मथुरा, कन्नौज और प्रयाग है, पाटलिपुत्र, नालंदा। तो मथुरा में क्या दिया गया फ्रेंड्स कि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर पश्चिम फ्रेंड्स आप अपने बुक पे देखिए, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाला रास्ता था और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। यानी कि ऊपर से जो नीचे हम लोग आएंगे वो भी रास्ता कहाँ से गुजरता था? तो मथुरा से। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, यानी कि चारों तरफ से वो क्या था फ्रेंड्स? तो बाउंड्री था। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मतलब जो किसान रहते थे और पशुपालक शहर में जो लोग रहते थे उनके लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो मथुरा जो जगह था वह बेहतरीन मूर्तियों को बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा जो है वो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। मथुरा में क्या है फ्रेंड्स? तो बौद्ध विहार भी है और जैन मंदिर भी है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे है फ्रेंड्स, मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। मतलब मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। छोटा छोटा अभिलेख मिला है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो स्त्री कुछ दान किया या कोई पुरुष जो दान करते हैं उनके बारे में लिखा गया है। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। कौन कौन फ्रेंड्स? तो राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार। और उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। तो किसके बारे में पता चलता है फ्रेंड्स? तो सुनार के बारे में, लोहार के बारे में, बुनकरों के बारे में, टोकरी बुनने वाले के बारे में, माला जो बनाते हैं उनके बारे में, और इत्र बनाने वाले, इत्र का मतलब होता है जो परफ्यूम ये सब बनाया जाता था उसके बारे में। यहाँ एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने पेज को अपलोड कर दूंगी उस वीडियो में, तो आप उसे वहां पे देख सकते हैं। जैसे हड़प्पा में क्या क्या काम होता था? तो पशुपालन, कृषि, मनके बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना। और मथुरा में क्या काम होता था? तो अधिकारी होते थे, व्यापारी होते थे, शिल्पकार, सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले। तो इसमें बहुत कुछ है फ्रेंड्स जो हड़प्पा में नहीं किया जाता था। तो आप उसमें से किसी एक का नाम छांट के लिख सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स शिल्प तथा शिल्पकार। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरा स्थल यानी कि जो पुराने स्थल होते हैं वहां से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें
मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि उत्तरी काले चमकीले पात्र किन्हें कहा जाता है, तो इन्हें आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या हाईलाइट कर लीजिएगा। तो और उसके आगे है फ्रेंड्स कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। तो किस चीज के लिए? कपड़ों के उत्पादन के लिए। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम किया करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। जो शिल्पकार थे और व्यापारी थे अपने अपने संघ में मतलब कमेटी बनाने लगे, जिन्हें क्या कहा जाता था फ्रेंड? तो श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना। जो शिल्पकार होते थे उनका काम होता था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। तैयार माल को जो बांटने का जो काम होता वो काम था। जबकि व्यापारियों का काम क्या था? तो श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। धन का जो निवेश है, व्यापारी आखिर क्या करेंगे? तो वो अपने लाभ के लिए काम करते हैं ना। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ या आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। देखिए यहाँ पे एक और स्टोरी दिया गया है। तो स्टोरी तो आप खुद पढ़ ही सकते हैं, जो टॉपिक समझाने लायक है मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे देखिए सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। तो अरिकामेडु कहाँ है फ्रेंड्स? वो पुदुचेरी में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 113 पेज नंबर में। देखिए ये अरिकामेडु कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये साउथ वाला जो यहाँ पे चोल और महाबलीपुरम लिखा हुआ है, वहां पे देखिए बीच पे पड़ता है अरिकामेडु। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लगभग 2200 से लेके 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। पतन का मतलब जहाँ जहाज आके रुकते हैं। और कौन सा जहाज? तो पानी वाला जो जहाज होता है वो। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों के सामान उतारे जाते थे और यहाँ ईंटों से बने एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा इसमें तो नहीं दिया गया, मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो पे आपको अपलोड कर दूंगी कि एम्फोरा किसे कहा जाता है। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। एम्फोरा आप समझ सकते हैं फ्रेंड, जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, सुराही देखे होंगे ना आप लोग। तो जो सुराही रहता है और उसके साइड साइड दोनों साइड जो पकड़ने के लिए हैंडल दिया रहता है, तो आप इमेज कर सकते हैं उसको कि वो किस तरह हो सकता है। और वैसे भी मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आगे दिया गया है कि इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हाथे लगे हैं। साथ ही यह एरेंटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेंटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ भी ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। कुंड का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई ऐसा स्थान जहाँ पे गड्ढा है और जहाँ पे पानी ये सब स्टोर करके रखा जाता है उसे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मणके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। आगे है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक पे दिया गया है कि कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। यानी कि तमिल भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो ब्राह्मी लिपि का। इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ एक रोम का दिया गया एक क्षेत्र दिया गया, इसे हम पढ़ लेते हैं। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। तो कौन फ्रेंड? रोम। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था ऑगस्ट ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उन्होंने कहा था कि रोम जो है वो ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया था। ऑगस्ट और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्ट ने इसके बड़े बड़े रंगमंडल का मतलब होता है फ्रेंड्स एम्पी थिएटर, जहाँ क्या होता है तो
चारों तरफ से वहां बैठने के लिए स्टेडियम समझते हैं ना फ्रेंड्स, स्टेडियम वही। तो उसमें चारों तरफ से बैठने के लिए जगह होती है और उतरने के लिए सीढ़ी भी होता है। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाया। स्नानागार का मतलब फ्रेंड्स जहाँ पे लोग नहाने के लिए जाते थे, और जहाँ पे सीढ़ी भी होता था उतरने के लिए, और जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु जो एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।